नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं देश के बहुत ही जाने माने रक्षा विशेषज्ञ सी उदय भास्कर जी से। सी उदय भास्कर जी का एक बहुत लंबा चौड़ा करियर रहा है। इस वक्त तो डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज में है। उसके पहले वो आईडीएसए में लंबे समय तक रहे हैं और भारत के बहुत ही जाने माने रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनसे आज मैं सवाल करना चाहता हूं कि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर और उसमें जिस तरीके से चीन की भूमिका पाकिस्तान के पीछे दिखाई पड़ी, वैसे में चीन आज भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली वो कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या भारत को अपनी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है या फिर जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या जो जो नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्ट्रिन है उसमें कुछ बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा और पाकिस्तान के साथ चीन अगर खड़ा रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। और पाकिस्तान के अलावा चीन भारत के लिए क्या संकट पैदा कर सकता है। सर उदय भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो पूरी की पूरी क्राइसिस आपने देखी जो पाकिस्तान के साथ भारत पे हुई और इसमें जो चीन की भूमिका थी, आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर क्या होगी? आप कैसे उसको देखेंगे? अभी तक जो भी हम जानते हैं, हम्म। पहलगाम मैसेकर के बाद जो दहशतगर्दी का वहां पे खून खराबा हुआ था हम्म। अप्रैल 22 को, जी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो मई 7 तारीख को हुआ है और अभी हम जून के महीने में पहुंच गए हैं। तो इस दरमियान मैं कहूंगा कि चीन का जो भूमिका है हम्म। इस पूरे कांड जो है पहलगाम से लेके अभी तक, वो काफी अहम रहा है पाकिस्तान के पक्ष में। अगर हम केवल दो इसके जो मुख्य धारा है या दो बिंदु हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा समीक्षा करें। जी। सबसे पहले अप्रैल 27 का जो दहशतगर्दी मैसेकर हुआ था, टेररिस्ट अटैक के तुरंत बाद जब ये मामला भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे में या उस मंच पे उठाया, तो आपको याद होगा कि जिस प्रकार का प्रेस स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आधारित आया था हम्म। उनके उस फोरम से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं, हम्म। जिसमें चीन एक है। बाकी जितने भी हैं वो 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट है। पाकिस्तान का अभी मौका है, वो नॉन परमानेंट है। तो उनका हल्का सा एडवांटेज था डिप्लोमेटिक दायरे में। वहां पे ये अभी हमको पता चला है कि ये जो गुट है जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, पीआरएफ जिसको कहते हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट, हम्म। उसका नाम तक उन्होंने आने नहीं दिया प्रेस रिलीज में। और कारण उसका, बीजिंग ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था परमानेंट मेंबर्स के बीच में जो भी बातचीत चलती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर परमानेंट मेंबर्स के बीच में सहमति नहीं होता है, मान लो वीटो हो फॉर्मली या इशारा भी हो, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी स्टेटमेंट या पोजीशन कॉन्सेंसस के तरीके से नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए उसको काफी एक प्रकार से ढीला करके पाकिस्तान की जो रवैया, जो पोजीशन था, उसको आगे बढ़ाने के लिए चीन ने उनको वो समर्थन दिया। ये पहले स्टेज में जब हम पहलगाम की बात कर रहे हैं। जी। उसके बाद हम आते हैं ऑप सिंदूर पे। मई 7 से जब सिंदूर का ऑपरेशन शुरू हुआ था, यदि हम इसको टैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें कि क्या क्या हुआ था उस, हालांकि छोटा सा ही जंग था, पर काफी वो गंभीर था एक प्रकार से। जिस प्रकार से जो सीमा पार मिसाइलों की प्रयोग जो हुआ था, जैसे हमने ब्रह्मोस किया था, हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर तक पहुंचे थे स्ट्राइक के साथ, पाकिस्तान ने अपना वापस हमला किया था वगैरह। तो उसमें अभी तक जो पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह मामला बहुत स्लेटी हो गया है, अभी क्या हुआ है खास लड़ाकू क्षेत्रों में, लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में अभी तक पूरा जानकारी नहीं है। हमारे सीडीएस साहब जनरल चौहान ने सिंगापुर में हाल में कुछ कहा था। से हम यही कह सकते हैं, निष्कर्ष, मैं एनालिस्ट हूं तो मैं कहूंगा कि बिना मेरे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं है, पर मैं कहूंगा कि चीन ने पाकिस्तान को टैक्टिकल प्लेन में, टैक्टिकल जो
डोमेन है, हम्म। पाकिस्तान को चीन ने काफी समर्थन दिया है, खास जो एयर बैटल हुआ था दोनों देशों के बीच में। तो इसका जो सारांश यही है कि अभी भारत के लिए दहशतगर्दी के मामले में, खास जहां तक पाकिस्तान के ऊपर जो भी भारत ने अभी तक आरोप लाया है, हम्म। वो बार बार उसको समर्थन मिल रहा है चीन से। इतना कि हम तुरंत ये तो नहीं कहेंगे कि चीन ने हाथ उठाया भारत के खिलाफ, क्योंकि अभी हम्म। तक वो सबूत नहीं है, यानी हम्म। कि मिलिट्री तरीके से उनका कोई ऐसा एविडेंस सबूत नहीं है। पर काफी, जो कहते हैं ना, बैकग्राउंड सपोर्ट काफी है। तो इससे हम्म। भारत की जो सामरिक चुनौती है दहशतगर्दी का सामना करना, क्योंकि हम्म। शुरुआत, ये पूरा जो कांड है, मैं कहूंगा बार बार, वो दहशतगर्दी है, जी। खास कश्मीर के अंदर हम्म। पहलगाम। तो भारत का चुनौती ये है कि हम किस प्रकार की हम तैयारी करें, किस प्रकार के क्षमताएं हम प्राप्त करें, ताकि अगली बार पहलगाम जैसे कांड ना हो। हम्म। उसके लिए भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से चीन एक काफी भारी चुनौती है। ये मैं कहूंगा कि हम्म। ये फ्रेमवर्क है हमारे। बिल्कुल। लेकिन इस जंग में, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग नहीं है, ऑपरेशन था, स्पेशल ऑपरेशन था, इसमें पाकिस्तान को चीन ने हथियार सप्लाई किए, उनको जो एयर डिफेंस नेटवर्क प्रोवाइड करने में बड़ी भूमिका निभाई, वो कितनी कारगर थी? अगर हम ये एयर बैटल जो हुआ है, हम्म। उसका जो पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम्म। हम्म। दो प्रकार के नैरेटिव हैं। एक भारत के तरह से कि इवन इफ देर आर लॉसेस, इट डज नॉट मैटर। जैसे हमारे सीडीएस साहब ने कहा कि अगर गलतियां हुई थी, हमने उनको रेक्टिफाई किया है, और हमने अपना लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव जो है वो रियलाइज किया है, और उसमें हम पाकिस्तान तक पंजाब तक पहुंचे हैं, और हमने उनको एक इशारा दिया है। और अभी बार बार कहा जाता है कि हमारे पास एक न्यू नॉर्मल है, हम्म। जहां तक भारत का जो पाकिस्तान के साथ खास और दहशतगर्दी के खिलाफ हम जो कदम उठाएंगे, हमने एक नया नॉर्मल का बात करते हैं। ये भारत का नैरेटिव है कि जहां तक टैक्टिकल दृष्टिकोण में एयर बैटल में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को कंप्लीटली रद्द करके, डिग्रेड करके, हम्म। हम पंजाब तक भी पहुंच गए। ये भारत का नैरेटिव है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान का नैरेटिव, हम्म। जो कि कुछ अंतरराष्ट्रीय जो थिंक टैंक हैं, जो बाहर के जो एनालिस्ट हैं, आपने भी देखा होगा, जी। उन्होंने भी इसका काफी जिक्र किया है। और तुरंत जब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हुआ था, उसको सीज फायर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के केवल पॉज मोड में है, हम्म। खत्म नहीं हुआ है, पॉज में है। हम्म। तो उस वक्त जब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या पॉज हुआ था, कई सारे बाहर के जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने अपना एक नैरेटिव दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 भारतीय जो लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान ने उनको गिराया है। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे आवाज हैं जिन्होंने ये बात को आगे बढ़ाया है, हम्म। पर सरकार के तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यदि हम कहें कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव जो कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक्स भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम प्रोफेशनली पूछना चाहते हैं कि ये हुआ हम्म। कैसे, हम्म। जबकि बार बार कहा जाता है कि भारत का जो वायुसेना है वो पाकिस्तान से काफी आगे है, यानी कि हम्म। क्षमता में। हम्म। उसका कारण यही हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसको कहा जाता है आज के जमाने में, कि आप बहुत दूर से भी जो एयर बैटल है उसका कंट्रोल आप दूर से भी कर सकते हैं, और उस नेटवर्क को सही प्रकार से, उसकी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ नेटवर्क जिसकी हम बात करते हैं, हम्म। उसको मजबूत करने के लिए लगता है कि चीन ने काफी समर्थन दिया है, क्योंकि नेटवर्क के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए। जी। लड़ाकू विमान के अलावा हम्म। आपको सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसे एवैक्स कहा जाता है। हम्म। उसके अलावा एक कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसमें पूरा डेटा आता है, और आप 150 से लेके 200 किलोमीटर के दूरी से आप इस पूरे जंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सा मिसाइल कहाँ एंगेज होगा होगा वगैरह वगैरह। हम्म। तो यदि ये नैरेटिव सही है, हम्म। और ये बात साबित होता है कि पहले फेज में पाकिस्तान ने भारत के कोई लड़ाकू विमानों को गिराया है, तो हम्म। कारण यही हो सकता है कि उनको एक नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी जो भारत से बेहतर था, हम्म। किसने दिया है? हम्म। देने वाले दो ही हैं, या अमेरिका या हम्म। चीन। हम्म। और मैं इसको एनालिसिस के दायरे में देख रहा हूं कि हम्म। एनालिसिस हम यही कह सकते हैं
कि अभी लगता है कि क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपने लड़ाकू विमान भी दिया है, जिसको J-10 सीरीज कहते हैं, हम्म, पूरा जो एविडेंस है उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि नेटवर्क वॉरफेयर के लिए भी चीन ने समर्थन दिया होगा। और इसकी वजह से भारत का जो भी एक प्रकार का पहले फेज में जो मिस्टेक्स की बात जो चौहान साहब ने कहा है हम्म, वो शायद हुआ है। तो ये मेरा रिकंस्ट्रक्शन है हम्म, कि चीन का जो कंट्रीब्यूशन या चीन का जो भूमिका है हम्म, वो किस प्रकार से एयर बैटल को प्रभावित किया है। हम्म। अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से चीन से मदद ले रहा है और चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को फिर क्या करना चाहिए? क्या क्या ये ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, एक खतरनाक बिंदु है जहां से उसको एक तरीके से कहें कि जो सच्चाई है उसका रियलाइजेशन उसको हो रहा है और अब उसको यहां से अपने आप को स्टेप अप करना पड़ेगा अगर उसे चीन समर्थित पाकिस्तान का सामना करना होगा? तब देखिए, हम्म, जहां तक दहशतगर्दी है, जब हम्म, भी ये होता है टेरर अटैक, हम्म, ये भारत के लिए पहली बार नहीं है। हम्म, हो सकता है कि आपके कई सारे दर्शक होंगे जिनको इतना याद नहीं होगा, हम्म, परंतु जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा हम्म, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ जी, 2001। हम्म, उसके बाद मुंबई के ऊपर हमला हुआ था समुद्री तट से, हम्म, वो है 2008। हम्म, उस वक्त मनमोहन सिंह साहब हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हुआ था मोदी साहब के हुकूमत में, पुलवामा बालाकोट हुआ था, ये है 2019। और अभी 2025 में 25 में पहलगाम, और उसके बाद ऑप सिंदूर हुआ है। हम्म, हर एक ये जो घटना जब होता है, ये भारत के अंदरूनी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूर एक धक्का है, एक सेटबैक है। हम्म, पर मैं यही कहूंगा कि इसको मैं इतना खतरनाक नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी है और भारत जैसे देश के लिए खतरनाक, तो ये वर्ग बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। तो इसको मैं कहूंगा चुनौती जरूर है, हम्म, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी जटिल चुनौती है। और जो भी जब भी चुनौती होता है और हम उसको हल कर पाते हैं, हम्म, उससे सांस्थानिक रूप से सही सबक सीखना चाहिए। हम्म, और एक विश्लेषक होते हुए मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा हम्म, कि पिछले भारत के 25-26 साल, यानी कि अगर आप 2001 या मान लीजिए कारगिल से भी शुरू करें, 1999, तब से लेके आज तक, पहलगाम, कारगिल से लेके पहलगाम तक जो भी हमारा अनुभव या तजुर्बा रहा है, मैं कहूंगा कई सारे ऐसे अंदरूनी सुरक्षा के लिए जो सांस्थानिक सबक हैं, वो शायद हमने सही प्रकार से समझ नहीं पाए। और उनका जो पॉलिसी का जो चेंज होना चाहिए, उदाहरण के लिए अगर समय है तो मैं इसको विस्तार में बताऊं। देखिए, बार बार जब पहलगाम की बात करिए, अप्रैल 22 को पहलगाम हुआ था, और जितने भी जानकार हैं सब ने कहा कि पहलगाम जो है एक प्रकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। क्योंकि उतने सारे टूरिस्ट अगर वहां पे गए हैं, ये कैसा हो सकता है कि कश्मीर जैसे प्रांत, हालांकि अभी यूनियन टेरिटरी है, कि वहां पे आपको इस प्रकार का जानकारी क्यों नहीं था? आपने वहां पे एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस चौकी भी नहीं रखा, यही कहा जा रहा है जितने भी लोग वहां गए। तो मैं मोटी बात पे जा रहा हूं कि हम्म, इंस्टीट्यूशनली हम्म, अगर इंटेलिजेंस लैप्स हुआ है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ हम्म, है? अप्रैल 22 के बाद ना संसद में बात हुई है इसके बारे में, हम्म, ना कोई एक्शन लिया गया है। बार बार हम सिंदूर की बात करते हैं कि सिंदूर में हमने इस प्रकार का बहुत एक खास जो टैक्टिकल विक्ट्री है हमने प्राप्त किया है। मैं मानता हूं भारतीय फौज ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान का जो भी डिफेंसेस है उसको डिग्रेड करके हम पंजाब तक पहुंचे, वो बात सही है, भारतीय फौज को दाद देना चाहिए। परंतु जब हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, हर एक टेररिस्ट अटैक के बाद व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड? और ये जो लेसन्स लर्न्ड है, कारगिल के बाद जबकि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा उन्होंने वो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे भूतपूर्व के सुब्रमण्यम साहब ने किया था। तुरंत 7 महीने के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट सबमिट करके उसको संसद ने टेबल किया, और उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस किए थे, जिसमें एक था इंटेलिजेंस रिफॉर्म।
और आज आपके ये चैनल पे मैं कह रहा हूं साहब कि मुझे नहीं लगता है, एक नागरिक होते हुए, एक विश्लेषक होते हुए, कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स को उस प्रकार से, उस गंभीरता के साथ उसको हमने अभी तक नहीं किया है। और जब तक वो नहीं होगा, शायद भारत के जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो चुनौतियां हैं, हम उससे सही सबक नहीं सीख रहे। ये मेरा लिमिटेड पॉइंट अ, चीन की जो स्ट्रेटजी है, और खासतौर पर पिछले दिनों जो गलवान में हमने देखा, उसके बाद अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चीन से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और वो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ी चुनौती, बड़ा खतरा है। तो क्या भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, अब उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, या चीन के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को अपग्रेड और प्रिपेयर करना चाहिए? सब। इसमें एक बड़ा विडंबना है। आपने ये बताया है कि अभी भारत के लिए चीन एक प्रकार का एडवर्सरी बन गया है, जहां तक हम पहलगाम और सिंदूर को देख रहे हैं। पर विडंबना यह है कि भारत के लिए चीन जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अगर आप व्यापार को देखें, और पिछले 2 साल से हमारे देश के अंदर जो चर्चा हुआ है, आप सब जानते हैं कि क्या हम चीन के साथ व्यापार करें या ना करें, जबकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारे तरफ बढ़ रहा है, और ट्रेड का जो सरप्लस है वो उनके तरफ बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर जो कहते हैं, अगर आप फिगर्स देखेंगे, चाइना ट्रेड सरप्लस विद इंडिया इज इंक्रीजिंग, और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और कारण यह है कि आजकल जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ट्रेड का माध्यम है, सिक्योरिटी और सुरक्षा के अंदर जितना भी मतभेद हो, बड़े देश जो हैं व्यापार में ज्यादा बदलाव नहीं ला पाते हैं। वो शीत युद्ध में जरूर हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स और भूतपूर्व जो सोवियत यूनियन है वो एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करते थे, बड़े मात्रा में नहीं करते थे। पर अभी आपके जितने भी सुरक्षा के मतभेद हो, जो कहते हैं सिक्योरिटी डिसएग्रीमेंट और डिसोनेंस, जैसे अमेरिका और चीन के बीच में हो रहा है, ट्रेड तो चल रहा है। अभी हमने शांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में यही देखा कि अमेरिका और चीन के बीच में जितने भी सुरक्षा और सामरिक मामले हैं, उनके बीच में तनाव बढ़ रहा है। वही है, हमने देखा सिंगापुर में। परंतु दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड का जो चैनल है, वो अभी भी, यानी कि टैरिफ के ऊपर बातचीत तो हो रहा है, पर ना चीन ये ट्रेड को बंद कर सकता है, ना अमेरिका। वही उदाहरण चीन और जापान के बीच में है, वही चीन और साउथ कोरिया के बीच में है। तो भारत के लिए अभी ये जो बैलेंस भी नहीं, पर इसका जो एक प्रकार का संतुलन का हम ढूंढना है कि हम चीन के साथ किस प्रकार के व्यवहार या रिश्ता बनाएं, जिससे हमारे जो सुरक्षा के जो हित हैं वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित ना हो तो गया है पहलगाम और सिंदूर में। आगे जब हम जाएंगे, हालांकि गलवान का भी आपने जिक्र किया है, तो हमारी जो राष्ट्रीय जो अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसके ऊपर भी किसी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। साथ साथ हम चाहते हैं कि हम ब्रिक्स के मेंबर हैं। चीन और भारत ब्रिक्स जो फोरम है उसके अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है। साथ साथ एससीओ भी तो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बनाया गया है। ये भी एक विडंबना है। वहां पे आपके चीन और भारत खास सदस्य हैं, और उसी सदस्य के जो मेंबर हैं चीन, वो यहाँ पे दहशतगर्दी को समर्थन दे रहे हैं। तो ये सच्चाई है, ये आज की हकीकत है कि आप इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस को नेविगेट करना होगा। और उसके लिए एक ही आपके पास विकल्प है, वो है आत्मनिर्भरता, जो बार बार मोदी साहब कहते हैं। पर उसको काफी, मैं कहूंगा कि और दृढ़ता के साथ, और उसमें एक प्रकार की इंटेग्रिटी होना चाहिए, जो अभी मैं कहूंगा नहीं है, वो कम है। क्योंकि हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। एक मजाक में लोग कहते थे कि एक 10% 90% रूल है, कि मान लीजिए, खास में डिफेंस के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अगर आप सुरक्षा के क्षेत्र में, मान लीजिए, इंडिजनाइजेशन का उदाहरण दीजिए, बंगलोर में किसी ने कुछ कर दिया है, एक छोटा फर्म ने, आपका सक्सेस 10% है, तो दिल्ली पहुंचते ही वो 90% हो जाता है। हमारे आपके साथी हैं बड़े सारे मीडिया वाले, जो सक्सेस को लेके वो तो बिल्कुल जो ट्रम्पेट जो है बजा देते हैं। तो इसकी वजह से हमको शायद एक गलत फहमी हो रहा है कि हम सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम नहीं हैं। और उस क्षेत्र में हमको सही प्रकार से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस,
यानी कि जो भी आपको सीखना चाहिए, चाहे आप HAL का उदाहरण लीजिए, तेजस की बात हम करते हैं। हाल में हमारे जो वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने जो कहा है CIA के उनके भाषण में, वो आपके सामने, अगर आप उसका निगरानी समीक्षा करेंगे तो हमको उसी दिशा में जाना है। आपको R&D के अंदर पैसे डालना है, आपको सही प्रकार का कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को रखना चाहिए, और अंत में एक प्रकार का जो सिस्टम्स इंजीनियरिंग होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब नहीं हो रहा है। बार बार जो होता है मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्टिक्स की तरह चला जाता है। उस पे हमको एक बदलाव लाना है, यानी कि हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारत की जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, उसके अंदर एक बदलाव की सख्त जरूरत है। कमोडोर उदय भास्कर जी, आपने कहा बदलाव की जरूरत। 2014 के बाद से हम एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में एक बदलाव देख भी रहे हैं, जिसको कुछ लोग मोदी डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, कि अल्ट्रा नेशनलिज्म, या फिर जिसे कहते हैं कि माचो स्टेट, अगर आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे तो हम आपको दो थप्पड़ मारेंगे, ये जो टिट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। जैसे उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात की, फिर हमने पुलवामा के बाद बालाकोट करने की स्ट्राइक, फिर हमने एक नॉच और ऊपर लेके चले गए, जब पहलगाम में हुआ तो हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारने की कोशिश की। ये एक स्ट्रेटेजिक बदलाव तो दिखाई पड़ रहा है ये, और लेकिन इसके अलावा भी आप बदलाव की बात कर रहे हैं। तब मैं बदलाव इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं क्योंकि बार बार आत्मनिर्भरता की बात होती है, हम्म, और हमने बात शुरू किया है कि चीन के साथ हमको किस प्रकार का पॉलिसी अपनाना चाहिए, हम्म, हम्म, जबकि चीन पाकिस्तान को स्पष्ट तरीके से समर्थन दे रहा है। वो अपने ही सामरिक कारणों की वजह से भारत को इस वक्त एक बॉक्स में दबा के रखना चाहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत एक प्रकार का असेसमेंट है चीन के बारे में। हम्म, तो हमें सोचना यह है कि आगे आने वाले दशक में, अगले 10 साल में, हम्म, चीन जो है अपने आप को अमेरिका के साथ वो तुलना में है। हम्म, भारत को तो वो बिल्कुल मानते भी नहीं है कि भारत एक मेजर पावर है, ये हम्म, सच्चाई है। हम्म, परंतु भारत को इस वक्त वो एकला चलो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव कहते थे, हम्म, हमको वो मंत्र अपनाना चाहिए, और क्षमता को प्राप्त करना है सैनिक क्षेत्र में, हम्म, जिसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल लेवल पे, केवल ये नहीं है कि आप डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और एक आध पब्लिक सेक्टर में आप पैसे डाल दें। नेशनल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऐसा अहमियत देना चाहिए जिसमें भारत के अंदर बदलाव होगा। हम्म, जिस जिस देश ने भी आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है सैनिक क्षेत्र में, उन्होंने इसी मार्ग के ऊपर वो धीरे धीरे आगे बढ़े, जिसमें चीन सबसे बड़ा उदाहरण है। हम्म, हम्म, चीन का आप किसी भी क्षमता तो देखिए, मैं नौसेना से रिटायर हुआ हूं तो मुझे थोड़ा जानकारी है नौसेना के बारे में। हम्म, चीन ने जिस प्रकार से अभी अमेरिका से आगे बढ़ गए हैं शिप बिल्डिंग में, हम्म, वो कैसे किए हैं? दो स्तंभों पे किए हैं। एक, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ शिप बिल्डिंग को एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया। हम्म, साथ साथ दूसरा स्तंभ यह है कि उन्होंने कॉम्पिटेंस को बढ़ाया है, जिसके लिए R&D में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉम्पिटेंस, उदाहरण के लिए जो जहाज भारत करीब कम से कम 4-5 साल लगता है, चीन उसको कभी कभी 1 साल के अंदर कर देता है, 10-11 महीनों में। हम्म, ये है आपका अंतर जब हम कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और वो भी टोटली चीन के डिजाइन वाला जो जहाज बनाते हैं। इसी प्रकार एयरक्राफ्ट पराक्रम की आपने बात, पराक्रम ने सिंदूर की हमने बात किया है। हम्म, जो J सीरीज है चीन का, वो पाकिस्तान को उन्होंने सप्लाई किया है। ये एक और हमारे लिए चुनौती है। भारत के जितने भी सीमित देश हैं साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान को छोड़िए, हम्म, ये बाकी सब देशों में भी उनका जो मिलिट्री इन्वेंट्री सप्लाई ज्यादा से ज्यादा चीन से आता है, हम्म, जैसे बांग्लादेश के जो पनडुब्बी है। तो इससे भी भारत के ऊपर ये स्ट्रेटेजिक दबाव या प्रेशर जो है वो बढ़ता है। आपका जो स्पेस है वो सिकुड़ रहा है। हम्म, तो ये चीन जो है वो केवल एक पहलू पे आपके लिए चुनौती नहीं है, हम्म, इट इज अ मल्टी स्पेक्ट्रम चैलेंज। हम्म, और उसके लिए आपको अपनी कॉम्पोजिट नेशनल पावर जिसको कहते हैं CNP, हम्म, जिसमें अलग अलग तरीके के जो बिंदुआं हैं, पहलू हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। और बार बार वापस हम सांस्थानिक ईमानदारी पे आते हैं। हम्म, 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 अगर आपको हायर एजुकेशन जिसके ऊपर R&D आधारित है उसको बढ़ाना है,
तो सबसे पहले आपके आईआईटी, आपके हायर एजुकेशन सेंटर वगैरह वगैरह, उनके वाइस चांसलर और प्रिंसिपल और डायरेक्टर से लेके जितने भी फैकल्टी है, हम्म, उनको तो सबसे पहले संभालना है। जब आपके टीचर नहीं है, स्टूडेंट कहाँ से पढ़ाएंगे आप? पर हमारा जो सिचुएशन है, बहुत ही मैं करूंगा कि चिंताजनक है। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पे आपने हेड को अपॉइंट भी नहीं किया है, हम्म, एक्टिंग चार्ज दे देते हैं। यही बात आपके डिफेंस पब्लिक सेक्टर में भी होता है। हम्म, तो यही मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, हम्म, जो सामरिक संस्कृति है आत्मनिर्भरता के बारे में, उसके अंदर एक बहुत ही रैडिकल तरीके से बदलाव की जरूरत है, जिसका शुरुआत होगा, ये स्वीकार करें कि हाँ, अभी हम्म, तक जो भी कर रहे हैं वो उस प्रकार के हमें सफलता नहीं प्राप्त हुआ है। हम्म। शुरुआत वहां से है। सर, एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या चाइना जानबूझ के भारत को इनसर्कल कर रहा है? संक्षेप में जरूर, हम्म, ये आज की बात नहीं है। हम्म, जब से बांग्लादेश बना, हम्म, जबकि मैडम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हम्म, और बीजिंग ने ये एक प्रकार से उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा कि भारत जैसे देश, जो बार बार उस जमाने में कहा जाता था कि गरीब देश है, अपने नागरिकों को खाना तक नहीं पहुंचा सकता है वगैरह वगैरह, उसने इतिहास में पिछले शताब्दी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक गोल्ड शीत युद्ध नहीं, दूसरा महायुद्ध खत्म होने के बाद हम्म, जो सबसे बड़ा जो सामरिक जो टेक्टोनिक जो इवेंट जो कहते हैं, जैसे भूकंप जैसे वाला जो था हमारे क्षेत्र में, हम्म, भारत ने पाकिस्तान को दो हिस्सा बना दिया। हम्म, हालांकि गलतियां पाकिस्तान की थी कि उन्होंने बंदूक अपने ही नागरिकों के ऊपर उठाया है। हम्म, बांग्लादेश में आप जाइए कि ढाका के लोग कहते हैं कि करीब 30 लाख नागरिकों को उन्होंने मार दिया। यानी हम्म, कि पाकिस्तान ने अपने ही 30 लाख नागरिक। नागरिकों का हत्या किया था। हम्म, ये जेनोसाइड था। हम्म, उसकी वजह से भारत ने समर्थन दिया और जंग हुआ, और हम्म, बांग्लादेश पैदा हो गया, नया एक बिल्कुल ab initio नया स्टेट बना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मेरा रिकंस्ट्रक्शन ये है कि उस घटना के बाद बीजिंग के अंदर एक बहुत हम्म, बड़ा धक्का लगा कि अगर भारत ऐसे कर सकता है, आगे क्या कुछ नहीं होगा चीन के खिलाफ। तब से मैं कहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दिया न्यूक्लियर वेपन के लिए। हम्म, हम मिड 70s की बात कर रहे हैं, हम्म, जुल्फिकार अली हम्म, भुट्टो वगैरह। हम्म, तब जब हम शीत युद्ध के एंड तक आ जाते हैं, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, हम्म, वो दो वर्ग आगे बढ़ जाता है। हम्म, तो तब से लेके आपका ये जो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना, प्रेशर बढ़ाने वाली बात, पाकिस्तान भी हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल में कभी प्रयास करते हैं। एक अब मालदीव्स तो हाल में हुआ है, आपको याद होगा मालदीव्स में जो भी हुआ है, इतना कि भारत के नौसेना के हेलीकॉप्टर भी वापस हम्म। आ गए। ये आपके लिए उदाहरण है। तो ये बात सही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ने, चीन इज ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रेशर, एंड जो मैंने कहा ना पहले, ट्राइंग टू बॉक्स इंडिया हम्म। इनटू सब कॉन्टिनेंट, और उससे भी कम। तो इसका मतलब ये है कि इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या भारत की डिप्लोमेटिक फेलियर माना जाए इसको, या भारत के अंदर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, ये उसका नतीजा है? हाँ, मैं यही कहूंगा कि हमारी जो ये इंस्टीट्यूशनल है, हम्म, हम्म, ये अंग्रेजी में बार बार कहते हैं कि ये सिस्टेमिक फॉल्ट है। हम्म, तो मैं कहूंगा कि पंडित नेहरू और चीन के साथ हमारा 1962 में जो तजुर्बा हुआ था, हम्म, उसके बाद बांग्लादेश बनाने के बाद भारत के अंदर शायद उस प्रकार का दृढ़ता अभी तक साबित नहीं हो रहा है हम्म, कि हम चीन को कैसे संभालेंगे। हम्म, चीन का उद्देश्य हम जानते हैं, और भारत ये नहीं स्वीकार करेगा कि वो चीन का इस क्षेत्र में नेतृत्व जो है वो स्वीकार करेगा, क्योंकि हम्म, संक्षेप में यही है कि चाइना वांट्स अ यूनिपोलर एशिया, हम्म, 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 जिसमें एशिया के सारे देश जो हैं वो ये मान लें कि भाई चीन जो है यहाँ का मुखिया है। हम्म, ना भारत उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, ना जापान। हम्म, तो उसकी वजह से ये तनाव है। और अभी जो क्वाड का समिट होने वाला है, कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब यहाँ आने वाले हैं। हम्म, जो चार देश है उसमें जापान, हम्म, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हम्म, तो एशिया के दो देश है वहां पे, हम्म, जापान और भारत, जो कि चीन की ये जो दादागिरी है एक प्रकार का, हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज की बात नहीं है। हम्म, जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, तब से मैं कहूंगा कि ये काफी स्पष्ट था कि हम्म, चीन का क्या उद्देश्य है। हम्म, तो शायद हमारे देश में इसको उस दृढ़ता के साथ
और हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इसके कई कारण भी हैं। मैं इसको मिस्टेक की तरह से नहीं कह रहा हूं, मैं किसी के ऊपर ये आरोप नहीं डाल रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री ने गलत किया है या दूसरे प्रधानमंत्री ने सही किया है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल चुनौती है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपका व्यापार का जिक्र किया था। हम्म। ग्लोबलाइजेशन की वजह से विश्व में जितने भी बड़े देश हैं, हम्म। अभी अमेरिका सबसे नंबर 1 है जीडीपी में, उसके बाद चीन है, जापान जर्मनी के बाद भारत को शामिल किया जाता है। हम्म। तो भारत के लिए और कोई विकल्प नहीं है कि हम अमेरिका के साथ भी व्यापार करें, हम्म। यूरोपियन यूनियन के साथ भी व्यापार करें, और चीन के साथ भी व्यापार करें। हम्म। तो आपका चैलेंज ये है कि आप अपने कमर्शियल और ट्रेड इंटरेस्ट को किस प्रकार से आगे बढ़ा पाएंगे, साथ साथ अपने सुरक्षा और सामरिक हितों को कैसे, चीन के जो हम्म। भी पॉलिसीज है, चीन की जो इनिशिएटिव है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ताकि हमारे जो सुरक्षा के हित हैं हम्म। वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित ना हो। हम्म। जबकि पहलगाम एक उदाहरण है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी या अंदरूनी सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ रहे हैं। हमारी जो चाइना पॉलिसी उसके बारे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? तब चीन के बारे में हमको काफी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम्म। क्योंकि हमारे देश में जितना चीन ने भारत को स्टडी किया है, हम्म। जितना मैं जानता हूं, एक हम्म। आध बार मैं गया भी हूं वहां पे, उनके जो साउथ एशिया के इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वो काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, कि भारत को समझने के लिए। इतना तक वो भारत के डोमेस्टिक इलेक्शंस, मैंने एक आध चीन के जो स्कॉलर्स हैं उनसे मिला हूं, जो कि यूपी के इलेक्शंस चौधरी चरण सिंह साहब के जमाने से लेकर आज तक वो जानते हैं। हम्म। 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 तो उस प्रकार से मैं नहीं जानता हूं कि भारत के अंदर उतनी जानकारी है। तो भाषा से लेके उसकी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, यानी कि गलवान के अलावा, बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा, चीन के बारे में हमको कई क्षेत्रों में उनके साथ संबंध जरूर रखने चाहिए। जबकि विश्व में ऐसे चुनौतियां हैं जिसका सामना कोई एक देश नहीं कर सकता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, हम्म। चाहे वो परमाणु हथियारों का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो कंट्रोल हो, हम्म। या अभी जो उभर के आ रहा है एआई, नया टेक्नोलॉजी वगैरह, ये भी बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके लिए भारत को अपने ही एशिया के महाद्वीप में चीन के साथ संबंध रखना जरूरी है, हम्म। और ऐसा संबंध रखिए जिससे आपके सुरक्षा के हित नकारात्मक या उसको नेगेटिव तरीके से चीन जो है उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। कमर भास्कर, आखिरी सवाल। जब पिछले दिनों चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, कैन ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी, तब उस वक्त ये स्टेटमेंट आया था, और एक बार नहीं, दो बार ये स्टेटमेंट आया। कैन, और ये चाइना चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था, कैन ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। इसका क्या मतलब है, और क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के साथ न केवल रिश्ते बेहतर करने चाहिए बल्कि दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए? साहब, मैं उस वर्ग में हूं। हम्म। मैं बार बार कहता हूं कि भारत जैसे देश को, हम्म। जितने भी हमारे जो सीमित देश हैं और जो हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से जो अहम है, जैसे चीन है, हम्म। उनके साथ बातचीत हर एक बार जारी होना चाहिए। यानी कि यह जो डायलॉग है हम्म। वो विंडो या डोर जो भी है वो ओपन रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। हम्म। हालांकि हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो इसके साथ शायद वो सहमत नहीं है। हम्म। कारण ये कि अगर आप अपने एडवर्सरी के साथ बात नहीं कर पाएंगे, जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी अकोमोडेशन होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। हम्म। तब तो बार बार यही होगा कि हम 24/7 तैयार हैं, हमारा सेना जो है, फौज वहां पे है, और हम्म। वायुसेना, नौसेना वगैरह। वो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस या आर्थिक तरक्की के लिए सही नहीं है। और आम जनता के लिए भी इस प्रकार का टेंशन जो है वो आपका ह्यूमन सिक्योरिटी को भी हम्म। सिकुड़ देता है। तो परिपक्वता इसी में है कि आप जब चुनौती को सही प्रकार से समझ सकते हैं, तो उसका हल या उपाय ढूंढना आप केवल डायलॉग या डिप्लोमेसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए भारत और चीन के बीच में मैं कहूंगा कि जब बार बार ये सवाल आपने उठाया है, हम्म। कैन बी एलिफेंट एंड द ड्रैगन डांस, हम्म। ये आज का सवाल नहीं है। ये सवाल उठाया गया था जब पंडित नेहरू और चेयरमैन माओ भी एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट में थे। चाउ एन लाई साहब के अगर आप चिट्ठियां देखेंगे,
और उनके जो भी वर्क्स हैं उसमें भी प्रयास तो उन्होंने भी किया था उस वक्त। तो इतना कुछ होने के बाद मैं कहूंगा कि इन आंसर टू द क्वेश्चन कैन द ड्रैगन एंड द एलिफेंट डांस, माय रिस्पॉन्स इज दे शुड ट्राई। कोशिश तो करना चाहिए। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन भारत के साथ एक दिक्कत क्या है कि भारत नेहरू के जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई की बात करता था, और उसके बाद भारत को ऐसा लगा जैसे उनके साथ चीन ने धोखा दिया, उनकी पीठ पे एक तरीके से छुरा घोंपा। तो भारत उसके बाद से बहुत सजग, बहुत सावधान हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स बनती जा रही है, उसमें भारत के लिए जरूरी है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करे, और शायद कुछ उस तरीके से करने की जरूरत है जैसा किसिंजर ने 1970 के दशक में चीन और अमेरिका के बीच में रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की थी। और अगर भारत पाकिस्तान और चीन को अलग करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी होगी, और शायद उसी दिशा में चीजों को बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर उदय भास्कर जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत कम होता है जब किसी एक्सपर्ट से बात करें और इतनी गहराई में चीजों को आपके सामने और इतने अच्छे शब्दों में बयान करते हैं। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आशुतोष।